तो ये अभी का नया पढ़ाई है इंटरेस्ट रेट गारंटी, शॉर्ट में बोल सकते हैं IRG। अभी का नया पढ़ाई शुरू हो रहा है इंटरेस्ट रेट गारंटी IRG। इसी का एक और नाम लिख सकते हैं आप, कैप, फ्लोर एंड कॉलर। कैप, फ्लोर एंड कॉलर। Cap, floor and collar. Now let's understand first what is it about. लिखना नहीं, आप अभी समझना। हाँ, जैसे सोचिए एक कंपनी है जिसको बोरो करना है ₹100 लाख और बोरो करना है आफ्टर 3 months फॉर 6 months। क्या उसका सिंबल होगा? 3 into 9 होगा। नाउ प्रॉब्लम क्या है देखना, अभी तक आप FRA पढ़ रहे थे, ध्यान से सीखना। FRA में क्या होता था कि आपको मैं बोलता था कि देयर इज एन FRA whose rate is say 8%, तो that was against LIBOR. Now what happened was actual LIBOR turned out to be say 7%. In that case what used to happen, अगर LIBOR 7% हुआ एक्चुअल सिनेरियो में तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कितना जाएगा? 7% जाएगा ही जाएगा, प्लस आपको FRA में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो करना होगा 1% का, सो दैट योर इफेक्टिव कॉस्ट विल कम एज 8%। ठीक है, ये अभी तक आपने सीखा। अब FRA में लिबॉर अगर 9% हो जाता तो, या 9.5% हो जाता तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 9.5 पे आपको लिबॉर का पेमेंट करना पड़ेगा और FRA से कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो ये 1.5 इनफ्लो आने से 9.5 माइनस 1.5 करने से 8 हो जाएगा। क्या इफेक्टिव कॉस्ट तो 8 ही आना है। तो यहाँ पे FRA का फायदा दिख रहा है, बट यहाँ पे FRA का नुकसान दिख रहा है। तो अपने मन में ऐसा आ रहा है कि क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि जब लिबॉर 8 से ज्यादा हो तो अपने को पैसा मिल जाए, और जब लिबॉर 8 से कम हो तो अपना पैसा बचना चाहिए ना। तो लिबॉर 8 से कम था तो अपना तो यहाँ पे वापस 1% लग गया। हमको ये इसका दुख हो रहा है कि अरे यार फालतू में FRA किए, 7% रह जाता तो 7 का ही इंटरेस्ट लगता, FRA करने से 1% एक्स्ट्रा लग गया। तो अपन ऐसा सोच रहे कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि हम जब ऊपर जाएगा, हमारा टारगेट है 8%, सोचो उससे ऊपर जाएगा तो पैसे ले लेंगे, और जब उसे नीचे आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वैसा कॉन्ट्रैक्ट का ही नाम रखा हमने इंटरेस्ट रेट गारंटी। तो सोचिए दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि वो कंपनी ने अपने लिए इंटरेस्ट रेट गारंटी सिलेक्ट किया। ये इंटरेस्ट रेट गारंटी क्या है? इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। कुछ याद आया ऐसा? राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आपका इच्छा है तो आ जाइए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। टू कैप्चर दैट राइट यू हैव टू पे सम प्रीमियम। से प्रीमियम टू बी पेड इज 0.1% of your
ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप कवर करना चाहते हो. ओके, एंड it is basically a right, interest rate guarantee is a right available at a strike price of, available at a strike price बोलो या strike rate बोलो of 8%. 8% पे आपको एक IRG मिल रहा है, उसका स्ट्राइक रेट है 8%. ठीक, और उसको पाने के लिए आपको 0.1% प्रीमियम देना पड़ेगा. ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर, बट इस बर्डन का फायदा क्या है? इच्छा हो तो आइएगा, नहीं तो मत आइएगा. करेक्ट. सो नाउ अगर लिबोर 7% हुआ तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा आउटफ्लो 7% ही है. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आउटफ्लो जो है 7% है, और आईआरजी को हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, नॉट एक्सरसाइज्ड, क्योंकि 8 से कम है तो मेरे को बाजार से ही फायदा हो गया, मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा. हाँ, मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा. प्रीमियम जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 100 लाख है, उसका 0.1% कितना होता है, या 0.1% एक बार लिख देते हैं, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 7.1%. 7% तो ब्याज देना ही है बाजार में, और 0.1% प्रीमियम देना है, तो 7.1% आपका इफेक्टिव कॉस्ट आ गया. और अगर बाजार में लिबोर सोचिए 9.5% हो गया, तो हम क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का लायबिलिटी तो भुगतान करना ही होगा 9.5%, प्रीमियम देना ही होगा 0.1%. ठीक है, और एक आईआरजी को आप एक्सरसाइज मार दीजिए, तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा. कैश इनफ्लो 8 से ज्यादा जितना है 1.5%. ठीक है, तो नेट कॉस्ट क्या आ रहा है? 8.1%. 9.6 माइनस 1.5. नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या है, लिबोर अगर 11% हो गया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आपका कितना जाएगा? 11. प्रीमियम का कितना गया? 0.1. आईआरजी एक्सरसाइज करोगे, कैश इनफ्लो कितना लोगे वहां से? 8% से ज्यादा जितना भी है, 3% इनफ्लो लिए, तो कॉस्ट क्या आ रहा है? मतलब अब आगे चाहे लिबोर जितना ही ऊपर चल जाए, आपका नेट कॉस्ट 8.1 से ज्यादा नहीं जाएगा. ऐसा आईआरजी जो अपसाइड में आपको लॉक कर देता है, अपसाइड लॉक कर देता है, उसका नाम है कैप. आईआरजी में 3 नाम लिखा है ना मैंने. ऐसा आईआरजी जो अपसाइड में आपको लॉक कर देता है, उसका नाम है कैप. और वैसे एक और आईआरजी हो सकता है जो नीचे में आपको सिक्योर करेगा, कि उससे नीचे आपका नहीं जाएगा. इन जनरल वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा, कि इन्वेस्टमेंट वालों को डर रहता है ना कि मेरा रिटर्न नीचे चला गया, तो एक नीचे का लिमिट सेट कर सकते हो आप, कि उससे नीचे आपका कभी नहीं जाएगा. वो होगा फ्लोर. और कॉलर होता है दोनों का कॉम्बिनेशन. मतलब आप अपने लिए एक रेंज सेट कर लेते हो कि मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम उतना रहेगा. कॉलर में मिनिमम मैक्सिमम दोनों ले लेते हो, फ्लोर में नीचे वाला लेते हो जो इन्वेस्टर के लिए सोचना है, और कैप में ऊपर वाला लेते हो जो बोरोवर के लिए सोचना है. वो हर एक का स्ट्रक्चरिंग आपको सीखना पड़ेगा. इसमें जब मैं वर्किंग किया तो एक चीज मैं अवॉइड किया, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ सकता है. वो है जैसे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कॉस्ट. ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो, सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूं, प्रीमियम पे इंटरेस्ट कॉस्ट, ये जो प्रीमियम अमाउंट आप पे कर रहे हो, ये प्रीमियम तो आज ही देना पड़ेगा आपको. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा? आफ्टर 3 months फॉर 6 months. कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कब होगा? T3 पे नहीं होगा, T0 पे फिक्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रीमियम कितना महीने का जाएगा? सॉरी, इंटरेस्ट कितना महीने का जाएगा प्रीमियम पे? 9 महीने का इंटरेस्ट चला जाएगा प्रीमियम पे.
समझ गए? जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है तब तक आपका प्रीमियम पे ब्याज लगेगा। प्रीमियम आपका आज ही पे करना होगा, T0 पे, T3 पे प्रीमियम पे नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी है आज से 9 महीने बाद, तो अंटिल 9 मंथ्स आपको प्रीमियम पे इंटरेस्ट भी बियर करना पड़ सकता है। ये प्रीमियम भी फाइनेंस कराया जा सकता है, ये प्रीमियम भी फाइनेंस कराया जा सकता है। मतलब आप जिस बैंक के साथ आईआरजी कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसको बोलोगे देखिए प्रीमियम देने का मेरे पास आज उतना पैसा नहीं है, उसको भी फाइनेंस कर दो, तो वो उस पर भी आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगा। और कितना पीरियड का वसूल करेगा? 9 महीने का वसूल करेगा। ठीक है। सो आईआरजी का एकदम सीधा साधा एडवांटेज आपको क्या दिखा कि यहां पे राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। उसके लिए एक प्रीमियम कॉस्ट है, आपका प्रीमियम नाम का कॉस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपका फायदा हो रहा है बाजार में तो आप इधर मत आइए, और बाजार में नुकसान हो रहा है तो इधर आ जाइए। दैट इज द मेन एडवांटेज। यू कैन अंडरस्टैंड आईआरजी इज बेसिकली एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज आईआरजी? इट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एफआरए वाज अ कंपल्शन, you have to come to execute, you have to come। फायदा होगा तो भी फायदा ले जाओ और नुकसान होगा तो नुकसान दे के जाओ। एफआरए वाज कंपल्शन बट आईआरजी इज एन ऑप्शन। ठीक है। सो एक बेसिक फंडा आपके दिमाग में तैयार हुआ। आइए हम लोग थोड़ा नोट्स लिखेंगे फिर इसको कॉपी करेंगे। लिखिए, एफआरए वर्सेस आईआरजी। दो कॉलम बनाइए, एफआरए और आईआरजी। एफआरए और आईआरजी कॉलम बनाइए। यहां लिखिए एफआरए में ऑब्लिगेशन टू बोरो और इन्वेस्ट। ऑब्लिगेशन टू बोरो और इन्वेस्ट। ऑप्शन यानी कि राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। नंबर 2, no premium is to be paid यहां पे नंबर 2, premium is required to be paid at T0। Premium is required to be paid at T0। थर्ड, ये थर्ड फीचर अभी तक मैंने सिखाया नहीं आपको। एफआरए वन टाइम एग्जीक्यूटेबल होता था, वन टाइम एग्जीक्यूशन होता था एफआरए का। बट आपका जो आईआरजी है इट कैन हैव मल्टीपल एग्जीक्यूशंस, इट इज मल्टीपल एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। जैसे आप 5 साल का आईआरजी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हर साल आप इसको यूज कर सकते हो, या आपका इंटरेस्ट पेमेंट हर 6-6 महीना में होता है तो हर 6-6 महीना में इसको यूज कर सकते हो। इट कैन हैव मल्टीपल एग्जीक्यूशंस। ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पोर्टफोलियो ऑफ एफआरए विदाउट ऑब्लिगेशन, पोर्टफोलियो ऑफ एफआरए विदाउट ऑब्लिगेशन, पोर्टफोलियो ऑफ एफआरए विदाउट ऑब्लिगेशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द हेजर लॉक्स और फ्रीजेस
a specific or fixed rate. नंबर 4, इस तरफ the hedger locks the maximum or minimum or range or a range. The hedger locks the maximum or minimum or a range of interest rate. The hedger locks the maximum or minimum or a range of interest rate. Done. Next, number 2, types of IRG. इसमें नंबर 1, cap. Cap is like call option on LIBOR. Right to borrow at a predefined rate. Right to borrow at a predefined rate, but not an obligation. यही है ना? Used by borrowers to hedge against interest rate rise. Used by borrowers to hedge against interest rate rise. Borrowers buy cap. Buy sell word ध्यान रखना है. Buy cap, or you can say buys call option, और यू कैन से एक सिंबल हम लोग बनाया करेंगे अब से हमेशा जब जब हम बाय कर रहे हैं. बाय करें ना तो C प्लस, सेल करेंगे तो C माइनस. तो C प्लस एक सिंबल से थोड़ा सा रिलेट करना इजी रहता है, याद वाद रहता है. नेक्स्ट, पे इनिशियल प्रीमियम. Can have multiple period settlement. Multiple period settlements. Each settlement is called as caplet. कैप का बच्चा कैपलेट. पिग का बच्चा को क्या बोलेंगे? पिगलेट. वैसे कैप का बच्चा कैपलेट. एक कैप में बहुत सारा पीरियड अगर इन्वॉल्व है तो एक एक पीरियड को कैपलेट्स बोलते हैं. एक्सरसाइज कब करोगे? एक्सरसाइज द कैप इफ लिबॉर इज ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट. इफ लिबॉर इज ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट. एक बार पढ़िए, कितना सारा पॉइंट्स लिखा दिया. रीड इट, अंडरस्टैंड इट. कैप क्या है? कॉल ऑप्शन ऑन लिबॉर है. राइट टू बोरो एट अ प्रीडिफाइंड रेट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन.
used by borrowers to hedge against interest rate rise. Borrowers buy cap or buys call option or C plus, pay initial premium, can have multiple period settlements. Each settlement is called as caplet. Exercise the cap if LIBOR is greater than strike rate. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है. पहला एग्जांपल में आप ये वाला कॉपी कर लीजिए. ये हो गया पूरा. आईआरजी में कौन सा आईआरजी है आप ये लिख लीजिएगा. डैश देखिए, कैप, कैप वाला आईआरजी आपको मिला है.
यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हाईएस्ट अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट, इसलिए, या मैक्सिमम कॉस्ट, इसको कैप बोल सकते हैं। फिर मैक्सिमम कॉस्ट, इसको भी कैप बोल सकते हैं। यहां प्रीमियम पे स्टार लगा दीजिएगा, ये वाला तीनों प्रीमियम पे। स्टार देके लिखिएगा, इफ कॉस्ट ऑफ फंड्स आर नोन, cost of funds is known, interest on premium can also be considered for a period of 9 months as contract is being fixed now, as contract is being fixed now for 9 months. If cost of fund is known, interest on premium can be considered for a period of 9 months as contract is being fixed now for 9 months. हो गया? अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए मल्टीपल ईयर्स का बात हो रहा है, मल्टीपल ईयर्स का बात हो रहा है, इफ द ओरिजिनल बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट हैज मल्टीपल सेटलमेंट्स, या मल्टीपल, इसको ऐसे भी बोलते हैं इंटरेस्ट रीसेट और इंटरवल्स और सेटलमेंट्स, कॉमा, इंटरेस्ट रीसेट और इंटरवल्स और सेटलमेंट्स, कॉमा, द प्रीमियम कैन बी amortized equally to each reset period. The premium can be amortized equally to each reset period if the original borrowing contract has multiple interest reset or intervals or settlements. The premium can be amortized equally to each reset period. मतलब it is like you can assume that हमने प्रीमियम भी सामने वाले से फाइनेंस कराया और अमोटाइज इक्वली करा रहे हैं, मतलब उसको जैसे ईएमआई के जैसे भर रहे हैं, हर रीसेट पीरियड में एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे। प्रीमियम अभी ईयर 0 में नहीं देंगे या T0 में नहीं देंगे, जब जब मेरा इंटरेस्ट रीसेट पीरियड आएगा उस समय ही हम अपने बैंक जिसके साथ हम IRG करेंगे उसको देंगे, विथ इंटरेस्ट दे देंगे। समझे क्या? जैसे लोन लेते हैं ईएमआई भरते हैं ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट, वैसे ही समझ लीजिए आज आपने प्रीमियम अमाउंट जितना लोन ले लिया, आज आपने प्रीमियम अमाउंट जितना लोन ले लिया
उसका भरपाई कैसे करेंगे? अमोर्टाइज्ड इक्वली टू ईच रीसेट पीरियड। जिस जिस दिन इंटरेस्ट देने का बात आएगा उस दिन हम लोग प्रीमियम भी दे देंगे विद इंटरेस्ट। सो इक्वल अमोर्टाइजेशन अमाउंट, अमोर्टाइज्ड अमाउंट विल बी इक्वल टू जितना प्रीमियम आपको देना है डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, किसी को याद है क्या? डिवाइडेड बाय बेसिक कैलकुलेशन, ईआई निकालने के लिए, इक्वल एनुअल अमाउंट निकालने के लिए, इक्वल अमोर्टाइज अमाउंट निकालने के लिए। नहीं याद है? पीवीएएफ से डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, और उसका यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और कितना पीरियड होगा वो आपको देखना होगा। जैसे 6 पीरियड का सेटलमेंट है तो 6 होगा, 12 पीरियड है तो 12 होगा। एंड व्हाट इज आर? आर इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग या फंडिंग द प्रीमियम। वो प्रीमियम को भी फंड करा रहे हैं ना, तो उसका जो कॉस्ट है वो, अच्छा व्हाट डू यू थिंक, उसका जो कॉस्ट है वो फिक्स रेट होना चाहिए कि वेरिएबल रेट होना चाहिए? सोचिए हम एक बैंक के पास आईआरजी करने जा रहे हैं और आज ही मेरे से वो 50 लाख रुपए प्रीमियम भी मांग रहा है आईआरजी को एग्जीक्यूट करने का। 50 लाख रुपए प्रीमियम हम बोल रहे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में लेते जाइएगा हमसे, तो उसका जो फाइनेंसिंग का रेट होगा वो फिक्स रेट होगा कि वेरिएबल रेट होगा? फिक्स रेट ज़्यादा सूट कर रहा है क्योंकि प्रीमियम तो आज डिसाइडेड है ही, और फिक्स रेट पे ही हम लोग चाहेंगे इसको सेट करना। क्यों? इसका लॉजिक सुनो। क्योंकि देखिए हम लोग आईआरजी किस सिनेरियो में आके एंटर कर रहे हैं आप ये भी ध्यान दीजिए। डेफिनेटली कंपनी का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिबॉर पे या फिर वेरिएबल रेट पे, इफ नॉट एट लिबॉर इट इज एट वेरिएबल रेट। अग्रीड? इफ इट इज एट वेरिएबल रेट and we wanted to have some security, that's why we are going into FRA। थोड़ा फ्रीज करना चाहते थे, हेज करना चाहते थे अपने आप को। और FRA में जाने का लॉजिक क्या था? फ्रीज हो जाएंगे। आईआरजी में आने का लॉजिक क्या है? फ्रीज ही होना है। बट आइडिया है कि हाँ ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं हो जाए, नीचे की तरफ अपना ऑप्शन रहे। ठीक है, आईआरजी थोड़ा सा FRA का ही तो मॉडिफिकेशन हुआ है। FRA में दोनों तरफ नुकसान ही था, मतलब एक तरफ फायदा भी था तो नुकसान भी था, दोनों तरफ सेटलमेंट होता था। आईआरजी में जब आपको नुकसान हो रहा होगा तभी आप सेटलमेंट करेंगे, फायदा हो रहा है तो आप सेटलमेंट करने नहीं जाएंगे, यही तो था ना। सो वहां पे तो ऑलरेडी लायबिलिटी अपनी वेरिएबल की थी ओरिजिनल, हम लोग उस पे फिक्स एक कैप लगा दिए। लायबिलिटी तो वेरिएबल ओरिजिनल की थी, ओरिजिनल में लायबिलिटी वेरिएबल की थी जिसपे अपने कैप लगा दिए, तो अब प्रीमियम में भी वेरिएबल रेट। समझ में ही नहीं आता। हाँ अगर आपको कोई रेट नहीं दिया तो आप मान लीजिएगा फिर, और क्या करेंगे। अगर आपको कुछ और नहीं दिया हो तो आप कोई रेट मान सकते हैं, बट प्रेफर यहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ फाइनेंसिंग, प्रेफर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस। If interest is settled other than year basis, take R as periodic. Take R as periodic. N is equal to number of periods. N is equal to number of periods. ठीक है, चलिए मैट में आइए।
पेज नंबर 115 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। Amit company has borrowed $200 million on floating basis for 3 years. The interest rates are reset every year. जैसे फ्लोटिंग है ना, तो अब फ्लोटिंग अगर हर क्वार्टरली चेंज हो जाता है, फ्लोटिंग अगर हर क्वार्टरली चेंज हो जाता है तो हम लोग हर क्वार्टर इंटरेस्ट रिवाइज करते रहेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए फ्लोटिंग रेट पे अपने एक रीसेट डेट फिक्स कर लेते हैं, रीसेट इंटरवल फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैं कंपनी हूं, आप इन्वेस्टर हो हमारे, तो आपको मैं अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करूंगा तो हर क्वार्टर आरबीआई का रेट्स चेंज हो जाता है, तो ऐसे तो मेरा बिजनेस का प्लानिंग पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एक लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में ही कि आई विल रीसेट एवरी ईयर। तो एवरी ईयर रीसेट करेंगे, एवरी ईयर का रेट व्यू करके आपको पेमेंट कर देंगे। द स्प्रेड ओवर लिबोर इज 25 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है। द कंपनी बाइज अ 3 ईयर कैप, 3 ईयर का कैप है ऑन अ 1 ईयर लिबोर। जैसे एफआरए वर्सेस लिबोर होता था, कैप भी हमेशा वर्सेस लिबोर ही होता है। जैसे यहां पे जो स्ट्राइक रेट मैंने लिखा था ना 8%, या यहां पे लिखा था ना एक्सरसाइज द कैप इफ लिबोर इज ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट हमेशा वर्सेस लिबोर ही होता है। अगर आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिबोर प्लस समथिंग है तो लिबोर ही आप चेंज करोगे सिर्फ, जैसे एफआरए में होता था, वही लॉजिक है। या एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हो, ये जो स्ट्राइक रेट 8% था, इट्स ऑलवेज वर्सेस लिबोर। अब लिबोर मतलब जो भी मार्केट इंटरेस्ट रेट है, और कुछ और नाम दिया हो तो वो भी बोल सकते हैं। कभी कभी नाम उसका रेफरेंस रेट दे देते हैं, रेफरेंस रेट। लिबोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस रेट। रेफरेंस रेट में लिबोर, मिबोर, सिबोर, टिबोर जो भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे यहां पर आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो लिबोर प्लस 25 बेसिस पॉइंट पे हुआ है। ओके, तो लिबोर का एक्सचेंज रेट है, स्ट्राइक रेट 9% है, मतलब लिबोर का एक्सचेंज रेट है 9%। तो कब आप एक्सरसाइज करोगे इसको? जब आपका लिबोर 9 से ज्यादा हो जाएगा। हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ $200 million, द कैप कैरीज अ प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ फेस वैल्यू which is $4 million. Now current 1 year LIBOR is 9%. If the LIBOR at the end of 1, 2 and 3 years are 9.5, 8.5 and 10%, what is the cash flow from cap each year? कैश फ्लो में आप पूरा नेट कैश फ्लो दिखा देंगे, शो नेट कैश फ्लो, मतलब पूरा आपका ओरिजिनल और कैप से जो आएगा सब मिला के नेट क्या आ रहा है। और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ा है, एमोर्टाइज प्रीमियम इक्वली ओवर 3 years। तो प्रीमियम है 4 million, उसको इक्वली अगर एमोर्टाइज करना है तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंडिंग दिया नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग नहीं दिया तो आप एमोर्टाइज कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल 4/3 ईच ईयर कितना आएगा आपको पता चल गया। बट अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग दे दूं तो अमोर्टाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको उसका इक्वल एनुअल अमाउंट निकालने के लिए प्रीमियम डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए एक एड ऑन करा देते हैं, अज्यूमिंग, यहां पे एड ऑन करा देते हैं, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स एज 9%, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स एज 9%। कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप 9% मान लेते हो तो आप प्रीमियम को अमोर्टाइज करने के लिए एन्युटी फैक्टर यूज करके अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है। तो 3 केस है जी आपके पास, 9.5, 8.5 और 10। आप किसमें एक्सरसाइज करने वाले हो? आप पहला में करोगे, दूसरा में एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, और तीसरा में एक्सरसाइज करोगे।
अब यही अगर एफआरए होता, तो तीनों में करना ही पड़ता और अपना लॉक हो जाता अपना इंटरेस्ट रेट 9% पे, हर केस में 9% ही आता। अब इसमें क्या होगा, पहला केस में 9 आएगा, दूसरा में तो 8.5 मिलेगा, अपने को बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा में 10 है तो 9 मिलेगा। ठीक है, बट एग्जैक्टली 9 नहीं आएगा, प्रीमियम का इफेक्ट के कारण थोड़ा सा अमाउंट एडजस्ट होगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले नोट नंबर 1, amortized premium each year assuming cost of fund per annum is 9%. Assuming cost of fund per annum is 9%. Amortized premium each year, assuming cost of fund per annum is 9%. So it would be 4 million divided by PVF। देखो 9% ही रखना इधर, क्योंकि यहाँ पे ईयरली इंटरवल है। अगर इंटरवल 6 मंथली होता तो 4.5% कर देते, पीरियोडिक कर देते। और 3 सेटलमेंट है, थ्री सेटलमेंट है 3 इयर्स का। क्या आ रहा देखिए, पीवीएफ निकालिए। कैसे निकालते हो एएफ, एन्युटी फैक्टर कैसे आता है? हाँ, 3 बार इक्वल टू करके जीटी कितना है? 5313। So 4 divided by 2.5313। $1.58 आ रहा है क्या? $1.58 मिलियन। $1.58 मिलियन, ठीक है। So now what we are doing is statement showing net cash flow from cap particulars years 1 2 3। यहाँ पे लिबोर आया है 9.5, 8.5 और 10। लिबोर आया है 9.5, 8.5 और 10। ठीक है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो लायबिलिटी है वो है लिबोर प्लस 0.25%, जिसका इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा।
डेरिवेटिव्स के थ्रू हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं करते, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहता है, साइड में सेटलमेंट आ जाएगा। तो पेमेंट करिए L प्लस 0.25% यानी कि 9.75% ऑफ $200 मिलियन। कितना आ रहा है? 19.5। सब मिलियन डॉलर्स का बात हो रहा है। कभी सोचा था पढ़ाई में ऐसा होगा आपके साथ? हाँ, मिलियन डॉलर्स छोटा बात है ही नहीं। बचपन में रिची रिच नाम का कार्टून आता था, उसमें ही मिलियन डॉलर दिखा करते थे। और आज फॉरेक्स डेरिवेटिव के बहाने ये संजोग बैठा है। बात तो कर रहे हैं मिलियन डॉलर में। 17, हाँ 8.75 होगा, सॉरी 8.75 इंटू 200 कितना आ रहा है? 17.5। 10.25% इंटू 200 20.5। ठीक है, फिर प्रीमियम दे दीजिए, प्रीमियम ऑन कैप ऑप्शन। $1.58 सब में, ये आउटफ्लो है, ये भी इंटरेस्ट भी आउटफ्लो है आपका। 1.58 सब में जाएगा। प्रीमियम ऑन कैप ऑप्शन जिसका आउटफ्लो 1.58 सब में जाएगा। अब कैश सेटलमेंट आएगा आपके पास फ्रॉम कैप ऑप्शन, और ये तभी आएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। अगर एक्सरसाइज करोगे तो आएगा। तो यहां पे आपका रेट, स्ट्राइक रेट क्या है? 9%। तो 9% से ज्यादा होगा तो आप एक्सरसाइज करोगे। तो ये एक्सरसाइज है, ये नॉट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। सो कैश सेटलमेंट यहां पे इनफ्लो आएगा, इनफ्लो। कितना परसेंट आएगा जी? 0.5% ऑफ 9.5 माइनस 9 इंटू $200 मिलियन। 1 आ रहा है, 1 मिलियन डॉलर। ये डैश फिर 10 माइनस 9 इंटू 200 $2 मिलियन। ठीक है, नेट करो, नेट। $20.08 है क्या? $19.08 और यहां पे 20.08। तो यही इंडिकेट करा ना कि कैप है, इससे ज्यादा कॉस्ट आपको बियर नहीं करना होगा। इससे ज्यादा कॉस्ट आपको बियर नहीं करना होगा। 20.08 कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। और ये एफआरए होता तो क्या होता? सब में सेम होता, 20.08 पे लॉक हो जाते हैं।
आईआरजी में क्या हो रहा है, कम होने का चांस तो है, आईआरजी आपको मौका दे रहा है कि कम भी हो सकता है। ठीक है, ओके। कैप पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ Limited borrows 15 million pounds of 6 months LIBOR plus 10%। देख के लग रहा है कुछ रॉन्ग हो गया। 6 months LIBOR plus 10%, होना चाहिए 1%, 2%, ठीक, प्लस 10% जोड़ दिया। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। देखो यहाँ पे 6 मंथ्स लिबॉर इंडिकेट किया ना, पीरियड ऑफ 24 मंथ्स मतलब 4 पीरियड्स हो गए यहाँ पर। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लिबॉर, बोरो किया तो राइज ही एंटिसिपेट करोगे अब। हेंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन फ्रॉम इट्स बैंकर्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। तो 8 से ज्यादा होगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे। द लमसम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड्स। तो 1% ऑफ 15 मिलियन आपका प्रीमियम चला जाएगा। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉस्ट ऑफ फंड, इट शुड बी अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर प्रीमियम। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लिबॉर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज एज अंडर। देखो आइडियली यहाँ पे 4 रीसेट पीरियड होना चाहिए, बट डिटेल आपको 3 का ही दिया है। तो आप ऐसा समझना, फोर्थ का डिटेल नॉट गिवन है, तो फोर्थ का वर्किंग मत करिएगा, आप 3 का ही वर्किंग करिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। फॉर कैलकुलेशन वर्कआउट फिगर्स एट ईच स्टेज up to 4 decimal points and amount nearest to pound. It should be part of working notes. So now how far interest rate risk is hedged through cap option, इसमें आप क्या शो करोगे? How far interest rate risk is hedged through cap option, what will you show in this? आप इफेक्टिव रेट दिखा सकते हो या फिर आप वही नेट कैश आउटफ्लो दिखा सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो शो नेट कैश आउटफ्लो। एक और ऑप्शन होता है कि आप दिखाओगे सिर्फ कि कितना कैश हम बैंक से ले रहे हैं और बदले में बैंक को प्रीमियम क्या दे रहे हैं। समझे हम क्या बोला? जैसे पुराना सम जो किया था उसमें देखो आईआरजी में प्रीमियम गया, ये दो कॉस्ट जो है ये आपका कैप ऑप्शन से कनेक्टेड है, ये दो कैश फ्लो रैदर। प्रीमियम मेरा आउटफ्लो है, तो आईआरजी जिसके साथ मैं एंटर करूंगा, जिस बैंक के साथ, उसको प्रीमियम दूंगा और बदले में उससे क्या लूंगा। तो आप इस दोनों को भी नेट करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे इस सम का जो आईसीए सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, प्रीमियम और जो लिया जा रहा है कैश इनफ्लो बोलकर, उन दोनों को ही नेट करके दिखा रहा है। ऑडिट उन दोनों को ही नेट करके फाइनल अमाउंट टोटल करके दिखा दे रहा है 3 रीसेट पीरियड का, कि इतना से आपने अपना कॉस्ट को कम कर लिया, समथिंग लाइक दिस। इतना से आपने अपना कॉस्ट को कम कर लिया। ऑडिट चलिए आइए आप नेट कैश फ्लो पे काम करिए। फोर्थ पीरियड होगा ना? नहीं होगा क्या? नहीं है तो 24 मंथ्स है ना, 6 महीना का रीसेट पीरियड है, तो 4 बार ब्याज होना चाहिए, तो 3 बार ही दिया हुआ आपको। चलिए पहला वर्किंग क्या करोगे, amortized premium amount for each reset period
कितना आएगा ये? 1% ऑफ 15 मिलियन डिवाइडेड बाई पीवीएफ क्या रेट से? 3.5%। 3.5% और 4 पीरियड्स बताओ। इसको बहुत ज्यादा पॉइंट पॉइंट आ रहा है, इसको रुपीस में ले आए क्या? रुपीस मतलब फुल फिगर में, मिलियन मिलियन को हटा के। जैसे 1.5 लाख ही हो रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा डेसिमल्स में चला जाएगा। वैसे तो लिखा ही है वर्कआउट फिगर्स एट ईच स्टेज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो 4 डेसिमल तक चले हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलिए तो। हाँ ना, कैसे कर दे 1.5 लाख? तो जो इच्छा करिए ना, हम लोग को कॉपी करना है। क्यों हम लोग को छेड़ रहे हैं आप? हम तो नींद ले रहे हैं आराम से, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 0.15 ये पीवीएफ क्या आ रहा है? ये आ रहा है 3.673। 0.0408 इतना मिलियन पाउंड्स है। ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग नेट कॉस्ट of cap option particulars रीसेट पीरियड में 1 2 3 लिबॉर है यहाँ पे 9 9.5 और 10। ठीक है। 9 9.5 और 10। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिबॉर प्लस 10%। इतना इंटरेस्ट आपको देना है 6 महीना के लिए, यानी हो गया 19% और 15 मिलियन इंटू 6/12। 6 महीना होगा तो कितना है ये? 1.425। फिर 19.5% इंटू 15 इंटू 6/12। 1.4625। 20% इंटू 15 इंटू 6/12।
1.5। जैसे आप यहाँ पे टोटल भी एक सोच सकते हो कि इन तीनों का टोटल कॉस्ट आपका क्या आ रहा है, एक सोच के रख सकते हो टोटल क्या आ रहा है तीनों का। 1.425, 1.4625 और 1.5, 4.3875। ठीक है, ऐसे ही सोच के रखा हम, ये कमेंट करने काम आएगा। प्रीमियम ऑन कैप ऑप्शन कितना था? 0.0408। ये सब में आउटफ्लो ही है। .0408। प्रीमियम ऑन कैप 0.0408। और फिर कैश सेटलमेंट फ्रॉम कैप यानी इनफ्लो जितना लिबॉर स्ट्राइक रेट से ज्यादा होगा। स्ट्राइक रेट क्या है हमारा? 8% से ज्यादा होगा। तो लिबॉर जब 8% से ज्यादा है तो आपका इनफ्लो आएगा, तीनों में ही आएगा, तीनों में ही 8 से ज्यादा है। सो बोलिए कितना आएगा इधर? 9 - 8 इंटू 6/12 इंटू 15 मिलियन। 0.075 इनफ्लो है ये। (9.5 - 8 इंटू 6/12 इंटू 15 0.1125। फिर यहां पे 10 - 8 इंटू 6/12 इंटू 15 0.15। जैसे जैसे ओरिजिनल इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपका यहाँ पे कंपनसेशन बढ़ रहा है। सो अब आप बताइए आपका नेट कॉस्ट क्या आ रहा है? $1.3908। सब में अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। क्यों? 8 से ज्यादा हो गया ना। 1.3908, 1.3908। इसी को तो कैप बोलते हैं। सो टोटल आपका कितना है इन तीनों का? 4.1724। सो कंक्लूड करिए, फ्रॉम इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन द नेट कॉस्ट of each reset period has been logged to a maximum amount of 1.3908 million.
फ्रॉम 3 रीसेट पीरियड्स द XYZ लिमिटेड कुड सेव, कितना सेविंग्स कर लिया। देखिए अगर हेजिंग नहीं करते तो लायबिलिटी क्या होती, 4.3875 की होती, और अभी कितना हो गया 4.1724। यानी 0.2151 मिलियन। $0.2151 मिलियन आपने सेव कर लिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट गारंटी समझ में आया आपको, कैप समझ में आ गया, कैप। ओके, चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे।